नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं प्रियांशु शर्मा आपके साथ। उद्योग मंत्री सकलेचा ने किया नीमच की ट्रामा सेंटर का निरीक्षण, मरीजों से की खास चर्चा। पिपलिया मंडी शुक्रवार को नगर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वही आसमानों में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती दिखाई दी। रुख करते हैं मंदसौर की खबरों की ओर। कोरोना अपने पैर पसार रहा है। मंदसौर जिले में भी कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। तीसरी लहर की दस्तक के बाद अब सरकार भी अपनी पाबंदियां बढ़ाने लगी है। शुक्रवार को भी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों के साथ बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भर में कई पाबंदियां लागू की है। किस तरीके की यह पाबंदियां है और मंदसौर जिला प्रशासन ने आमजन से क्या अपील की है, वही मंदसौर में कैसी है और कोरोना को लेकर पाबंदियां, यह बता रहे SBCN संवाददाता देवेंद्र मौर्य। नमस्कार, SBCN न्यूज देख रहे हैं आप। लगातार हम आपको कोरोना के प्रति तमाम मंदसौर जिले से रिलेटेड खबरें दिखा रहे हैं। कोरोना अब लगातार अपने पैर मंदसौर जिले में भी पसार रहा है। जैसा कि आज मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मुख्यालय से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के साथ बैठक के बाद तमाम प्रकार के निर्णय लिए हैं। उसमें मंदसौर जिला क्राइसिस कमेटी के सदस्य यानी कि कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी वहां मौजूद थे। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश भर के 1 से 12 तक के स्कूल जो हैं, चाहे वो शासकीय स्कूल हो अशासकीय स्कूल हो, तमाम स्कूलों को बंद करने के निर्देश जो है 15 जनवरी से 31 दिसंबर तक के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही इस आदेश के ठीक बाद मंदसौर जिला कलेक्टर ने भी यह साफ कर दिया है कि जिले में भी 15 जनवरी से 31 जनवरी तक तमाम स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही किसी प्रकार के भीड़ भाड़ वाले आयोजन, मेले, रैली, जुलूस, तमाम प्रकार के आयोजनों पर रोक लगाई गई है। तो निश्चित ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन कई तरीके के निर्णय ले रहा है, कई तरीके के ठोस कदम कोरोना से निपटने के उठाए जा रहे हैं। मंदसौर जिले की यदि बात करें तो मंदसौर जिले में पिछले 2 दिनों से फिलहाल राहत है कि कोरोना के कोई एक्टिव मरीज, नए मरीज जो है सामने नहीं आए। कुल एक्टिव मरीजों की यदि बात करी जाए तो जिले में 13 से 15 एक्टिव मरीज हैं। कई सारे मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। तो कोरोना की जो तीसरी लहर है उनमें अब तक के जो मरीज हैं उनका यदि आंकड़े की बात की जाए तो अब तक तीसरी लहर के 27 मरीज जो हैं सामने आ चुके हैं। तो निश्चित ही मंदसौर जिला प्रशासन भी कोरोना से निपटने के अपने प्रयास कर रहा है और तमाम तरीके के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। आयोजनों की यदि बात करें तो आयोजनों में 250 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाएगा, कोविड टेस्टिंग पर जोर दिया जाएगा, सैंपलिंग पर जोर दिया जाएगा। तो लगातार प्रशासन जो है कोरोना से निपटने के लिए अपने प्रयास कर रहा है। और जिस तरीके से आज मुख्यालय, राजधानी मुख्यालय से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई तरीके की जो पाबंदियों के आदेश किए हैं कोरोना से निपटने के लिए, और सबसे खास बात उन्होंने ये कही है कि आर्थिक जो गतिविधियां हैं उन्हें कोविड नियमों के अनुसार चलाए रखना है, किसी तरीके से उन्हें बंद नहीं करना है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन यहाँ पर करवाना है। जिस तरीके से प्रशासन रोको टोको अभियान के माध्यम से मास्क वितरित करके, जन जागरूकता रैली के माध्यम से तमाम तरीके का आयोजन करने के साथ साथ लोगों को कोरोना के प्रति फिर से जागरूक कर रहा है। उसी कड़ी में जो आर्थिक गतिविधियां हैं, छोटे दुकानदार हैं, मछली ठेला व्यापारी हैं, उनके जो व्यापार को है किसी तरीके से बंद नहीं होने देना है, लेकिन उनसे कोविड गाइडलाइन का जरूर पालन करवाना, ये यहाँ पर कहा गया है। तो निश्चित ही कोविड का जो संक्रमण बढ़ रहा है तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन अब अपनी पाबंदियां और बढ़ा सकता है। फिलहाल के लिए यही है कि 15 जनवरी से 31 जनवरी तक प्रदेश के सभी स्कूल जो है 1 से 12 तक के स्कूल बंद रहेंगे। मंदसौर जिले में भी इस पर अमल किया जाएगा। SBCN न्यूज लगातार आप सभी दर्शकों से अपील कर रहा है कि आप सभी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, नियमों का पालन करें, मास्क लगातार पहने, अवश्य पहने और किसी तरीके से कोताही नहीं बरते। आपकी जो लापरवाही है कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है आपको, अपने परिवार को और पूरे जिले वासियों को। तो निश्चित ही कोरोना एक बार फिर जो है अपने पैर पसार रहा है और तीसरी लहर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आ चुकी है। तो इससे भी हमें लड़ना है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो साथियों, दर्शकों, आप कोरोना नियमों का पालन करें, किसी तरीके से लापरवाही ना बरतें ताकि लापरवाही भारी ना पड़े। आगे भी इस तरीके के तमाम अपडेट्स SBCN न्यूज पर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार, देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स मंदसौर। मकर संक्रांति के मौके पर मंदसौर शहर में पतंगबाजी और गिल्ली डंडे की धूम नजर आई है। जहां मैदानों में गिल्ली डंडा खेलने युवाओं का हुजूम उमड़ा, तो वहीं घरों की छत पर पतंगबाजी का शोर जमकर सुनाई दिया। देखिए ये रिपोर्ट। थोड़ा आगे पीछे रहना, ऐसा लगे नहीं कि नेचुरल, थोड़ा नेचुरल लगना चाहिए।
अब एक और आवाज पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। वापस से मुझे कब था पता इसका। आज मकर संक्रांति, हम लोग गुल्ली डंडा खेलते हैं और हम पतंग उड़ा रहे हैं। किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे भी अच्छा खाना भी बनाया है और यहाँ पे हम गुल्ली डंडा कम से कम हमको सुबह में हम 8:30 बजे से 9:45 बजे से खेल रहे हैं। आज मकर संक्रांति का त्योहार है और बहुत यहाँ पे गुल्ली डंडे भी खेलते हैं और पतंग उड़ाते हैं। हम गुल्ली डंडे भी खेले पहले और अभी पतंग उड़ा रहे हैं। एंजॉय कर रहे हैं? बहुत इंजॉय कर रहे हैं। माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ये जो पतंग है तेरे ही संग है, तेरी ही ओर दिल मुड़ी मुड़ी जाए। बहुत बढ़िया आनंद है। सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं हम लोग और यहाँ पे जैसे पुराने जो क्षेत्र है अपने वहाँ पे पतंगबाजी का माहौल बहुत अच्छा रहता है जी। किले के अपना खानपुरा हो गया, टंकूपुरा हो गया, वहाँ पर बहुत मज़ा आता है। अभी आपने उड़ाई कितनी काटी और क्या? मैंने कम से कम अभी 15-20 तो उड़ा ली होगी और 30-35 की समथिंग काट ली होगी। वो डांस वगैरह भी कर रहे हैं डीजे पे? हाँ, डांस वगैरह का तो आनंद लेना ही पड़ता है ना, त्यौहार है उसी का। पतंगबाजी अच्छी हो रही है और त्यौहार सब उत्साह से मना रहे हैं सभी लोग और हम भी उत्साह से मना रहे हैं। डीजे वीजे लगाए हैं हमने, नाच गाना चल रहा है और बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। हिंदू सांस्कृतिक के हिसाब से पूरा कार्यक्रम बन रहा है अच्छा और सभी बहुत उत्साह में हैं लोग कि 14 तारीख कब आएगी वो देख के लोग इंतजार करते हैं सकरात का। कितनी पतंग कट गई और कितनी काट दी? खूब पतंगें काटी है हमने, करीबन 50 से 60 पतंग हम काट चुके, सुबह से उड़ा रहे हैं हम सबसे। कटी भी गई होगी? कटी भी है हमारी। मंदसौर में कोरोना से मृत्यु होने पर शासन द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि में फर्जीवाड़े का गंभीर मामला सामने आया है। मामले में आवेदन देने वाले 2 लोगों पर मंदसौर कलेक्टर ने FIR दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर अफजलपुर थाने में दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मंदसौर के झुरकन गांव के रहने वाले आवेदक प्रकाश और अंबुगिर ने कोविड से मृत्यु पर मिलने वाली आर्थिक सहायता को लेकर आवेदन किया था, जिसमें इंदौर की डॉक्टर अग्निहोत्री पैथोलॉजी लैब की पॉजिटिव RT-PCR रिपोर्ट की कॉपी लगाई थी। दोनों आवेदकों की RT-PCR रिपोर्ट में एक समान क्रमांक दिखाई देने पर जांच की गई है, तो वह रिपोर्ट नेगेटिव होकर किसी अन्य मरीज के नाम से मिली है। इस पर मंदसौर कलेक्टर ने तहसीलदार धुंधकड़ा को दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं, जिस पर तहसीलदार ने अफजलपुर थाने में दोनों आरोपियों पर धोखाधड़ी की धारा 420, 467 और 468 में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट।
ये बहुत संवेदनशील मामला है। इसमें राज्य शासन, केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय सब ने कहा है कि कोविड से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उन व्यक्तियों को 50,000 रुपये हमको अनुग्रह राशि देनी है अगर उनको दूसरी योजनाओं में लाभ ना मिला हो तो आपने देखा होगा कि सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट और RT-PCR की रिपोर्ट, 2 चीज़ें अगर हमको मिल जाती हैं और व्यक्ति मंदसौर का निवासी है तो हम उसको अनुग्रह स्वीकृत कर देते हैं। और ये काम बहुत तेज़ी से हम लोग कर रहे थे ताकि किसी भी पात्र परिवार को अनुग्रह राशि से वंचित ना होना पड़े। एक प्रकरण है जिसमें एक ही आईडी पे 2 लोगों ने कोविड पॉजिटिव अपने परिवार के सदस्यों को बताया, डेथ सर्टिफिकेट भी लगाया, लेकिन वो जैसा हम करते हैं कि हर जो RT-PCR रिपोर्ट होती है उसको जांच भी कर लेते हैं। बहुत से लोग फोटोकॉपी लगाते हैं, कुछ लगाते हैं, तो वो मैनिपुलेटेड पाया गया। उसमें FIR दर्ज कराना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ों को लगाम लगाया जा सके। अगर कोई सोच रहा हो कि इस तरह से राशि ले सकता है तो उसकी जगह जो है हवालात में हो, ये मैसेज भी देना था और पात्र लोगों का काम हम जल्दी कर सकें। क्योंकि जैसे अगर शंका हो जाए कि लोग गलत लगा रहे हैं तो कार्य की गति धीमी हो जाती है। तो वास्तव में जो नीडी परिवार रहते हैं, जिनको ज़रूरत रहती है, उनका काम स्लो हो जाता है। तो बहुत गलत काम है, इसीलिए हमने तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराया जाने का। मृत्यु प्रमाण पत्र की जाँच हमने नहीं की। मृत्यु प्रमाण पत्र तो दोनों में लगा हुआ है और लेकिन वो मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण नहीं अंकित है, तो नेचुरली इसको कोरिलेट करने के लिए हमको RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल जो ट्रीटमेंट वगैरह की होती है तो RT-PCR रिपोर्ट उसकी फर्जी थी। भारतीय रेड क्रॉस की जिला प्रबंधक समिति के चुनाव 13 जनवरी को संजय गांधी उद्यान में हुए हैं। इसमें 2 पैनल, जनसेवा व सद्भावना पैनल मैदान में उतरी है। इस चुनाव में जनसेवा पैनल के सदस्य विजयी घोषित है और इस चुनाव की परिणाम घोषित हो जाने के बाद आज दूसरे दिन जनसेवा पैनल की सदस्यों की बैठक में प्रीतेश चावला निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। यह तीसरा मौका होगा जब प्रीतेश चावला रेड क्रॉस जिला प्रबंधक समिति की कमान संभालेंगे। मीडिया से चर्चा में नवनियुक्त अध्यक्ष ने कहा कि वृद्धाश्रम और फिजियोथेरेपी सेंटर में जो कुछ खामियां होगी उन्हें सुधारेंगे और साथ ही ब्लड डोनेशन को लेकर एक सॉफ्टवेयर भी विकसित करवाएंगे। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। कल इसके इलेक्शंस हुए और कल ही रात में मतगणना होकर रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए। 21 लोगों की कमेटी बनी। आज उस 21 लोगों की जो समिति थी उसकी मीटिंग हुई और मीटिंग में भी निर्विरोध तरीके से जो 5 पद होते हैं उनका निर्वाचन संपन्न हो गया है। अब इनकी ओथ होगी जो कलेक्टर महोदय जो अध्यक्ष होते हैं उनके प्रेजेंस में होगी, वो कलेक्ट्रेट में होगी और बाकी निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। जनता के इस जन सेवा पैनल को जनता ने पूर्ण समर्थन दिया और विश्वास व्यक्त किया। पिछले 2 कार्यकाल का निर्विरोध आज चेयरमैन मेरे को चुना गया। मैं निश्चित ही भरोसा दिलाता हूं कि जो पिछले 2 साल का कार्यकाल में मैंने पीड़ित मानवता की सेवा में अपना तन मन दिया, उसमें कोशिश करी कि सब अच्छे से करूं। आगे भी मेरे रेड क्रॉस के डायरेक्टर्स ने मेरे ऊपर भरोसा दिया है तो मैं आगे उन पे भरोसे पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं कि मंदसौर की जनता का कि मुझे पुनः यह अवसर प्रदान किया और सेवा के भाव से जो हम लेके निकले हैं उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तीसरा कार्यकाल आपका ऐसे में क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकताएँ अभी अलग अलग प्रकल्प जो कुछ उसमें लॉसेस देखने को मिल रहे हैं उसको हम कैसे अच्छे से ढंग से उसको सुचारू रूप से पहले चालू कर पाएँ। वृद्धाश्रम को वात्सल्यधाम बनाया है, उसमें कुछ खामियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे। फिजियोथेरेपी सेंटर हमने बनाया, उसको कैसे हाईटेक करेंगे। ब्लड के लेकर एक हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उस पर हम काम करेंगे कि। और अभी आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से कार्यकाल में 2 साल में कोरोना से जनता पीड़ित है, तो उसके लिए भी हम आगे जन जागरूकता के माध्यम से व्यापक पैमाने से उसका आयोजन कर उसको रोकथाम में प्रयास करेंगे। मंदसौर में पंजाबी समाज द्वारा गुरुद्वारे पर लोहड़ी का पर्व बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। जैसा कि हमारे हिंदू संस्कृति में होली और धुलेटी के पर्व को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार पंजाबी समाज में लोहड़ी पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। जैसा कि हिंदू संस्कृति में जब बच्चा जन्म लेता है तो धुलेटी मनाई जाती है,
ठीक उसी प्रकार हमारे पंजाबी समाज में लोहड़ी पर्व पर बच्चे की जन्मदिन और शादी होने की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल 13 जनवरी को पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ लोहड़ी पर्व पर मनाया जाता है। 13 जनवरी को पूरे देश में पंजाबी समाज द्वारा लोहड़ी पर्व मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है और पंजाबी समाज की सभी महिलाएं और पुरुष एकत्र होकर इस त्योहार बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। आपको बता दें कि यह त्योहार बहुत ही खास माना जाता है और इसमें तिल, रेवड़ी, मूंगफली अर्पण करते हैं और अग्नि प्रज्वलित की जाती है। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आपको सामने चले जाओ ना, इधर आओ। हाँ, थोड़ा नाच लो ना, ढोल बजवा के थोड़ा नाचो। हाँ। आज हम यहाँ गुरुद्वारा नैयाबादी में लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं। यह पंजाबी समाज का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष 13 जनवरी को यह कार्यक्रम मनाया जाता है। जिस प्रकार से हिंदू परंपरा में होली पर बच्चों की ढूंढ की जाती है, इसी प्रकार से पंजाबी समाज में जो इस वर्ष बच्चे पैदा हुए हैं उनके और जिनकी इस वर्ष शादी हुई है, उनकी खुशी के लिए ये लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। इसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तिल, फूल, रेवड़ी, मूंगफली इसका अर्पण करते हैं अग्नि को। और ऐसा हमारा मानना है कि ये जितने भी हम साल भर में हमसे त्रुटियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें समर्पित करने से हमारी वो सब गलतियाँ, हमारे पाप सब नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये पंजाबी समाज का एक बहुत ही प्रमुख सांस्कृतिक पर्व है जो प्रति वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस पर्व की मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। धन्यवाद। आज लोहड़ी का त्यौहार है हमारा। इस दिन मतलब जैसे छोटे बच्चों की लोहड़ी होती है, या बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल, उनके साथ लोहड़ी इस तरह से मनाई जाती है। आग जलाई जाती है, आसपास उनके मतलब वो पॉपकॉर्न वगैरह डाले जाते हैं, तिल डाले जाते हैं, आसपास डांस किया जाता है, बाकी अरदास की जाती है। क्या महत्व होता है आज के दिन? खुशियों का त्यौहार है। आज ये हमारा लोहड़ी का पर्व है। ये खुशियों का त्यौहार है। ये इसमें हम आग जलाकर उसमें फुल्ली वगैरह, तिल्ली ये सब डालते हैं। इसके चारों तरफ डांस करते हैं, ढोल बजाते हैं। ये त्यौहार मतलब कि कोई नया कपल होता है उसके लिए मनाया जाता है, कोई बच्चा होता है उसका पहला त्यौहार मनाया जाता है। इस तरीके से खुशियाँ मनाई जाती हैं। शुक्रवार को मंदसौर जिले के गांव कचनारा में दान पुण्य के पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर शुक्रवार को युवा किसान, पत्रकार, व्यवसायी श्री राजपाल सिंह परिहार कचनारा ने जरूरतमंदों को रावले में आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया। आपको बता दें कि श्री परिहार विवाह उपरांत अपनी ससुर ठासा श्री मदन सिंह सोलंकी विक्रमगढ़ की प्रेरणा से प्रतिवर्ष अपनी आय के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त इनकम का 10% जरूरतमंदों के बीच बांट देते हैं। श्री परिहार बताते हैं कि विवाह उपरांत ससुर जी के नरसेवा नारायण सेवा के संकल्प को साकार करते हुए अपनी आय का एक हिस्सा जरूरतमंदों के बीच बांट देता हूँ। सेवा के इस कार्य को करते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। ससुर जी की प्रेरणा से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी दान पुण्य के पर्व संक्रांति के अवसर पर सपरिवार जरूरतमंदों को साइकिल, शॉल, साड़ी, कपड़े, कॉपी पेन व बिस्किट वितरित किए हैं। श्री परिवार विगत कई वर्षों से नवरात्रि में कन्या भोज के साथ विशाल भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें सभी प्रसादी ग्रहण करते हैं। मंदसौर से धर्मेंद्र धनोतिया की रिपोर्ट।
विगत 8 वर्षों से जब से मेरा विवाह हुआ है, मेरे ससुर जी आदरणीय श्री मदन सिंह जी सोलंकी एक नर नारायण संस्था चलाते थे। वो हमेशा उनकी आय का कुछ प्रतिशत धर्म पर खर्च करते थे। जब से मैंने उनको देखा, प्रेरणा ली और तब से मैंने भी ये निर्णय किया। मेरा मटेरियल कंस्ट्रक्शन और मटेरियल सप्लाई का बिजनेस है, साथ में शौकिया पत्रकार भी हूँ और एक कृषक भी हूँ। तो मेरे जिस भी हेड में जो भी आमदनी होती है उसमें से मैं 10% हमेशा एक गुल्लक बना रखा है, उसमें रखता हूँ। उस 10% से एक नवरात्रि का कार्यक्रम और ये कि दरिद्र नारायण के लिए मकर संक्रांति पे हम कार्यक्रम करते हैं। मेरी पत्नी और हम दोनों का मिला जुला ये निर्णय रहता है और इसमें हमको बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। मकर संक्रांति के अवसर पर मंदसौर की अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार को फूलों व पतंगों से आकर्षण सजाया गया। भक्तों ने सुबह से ही मंदिर पहुंचकर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन किया और दान पुण्य कर लाभ प्राप्त किया। शुक्रवार को मकर संक्रांति का पर्व देश भर में मनाया गया। मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार को फूलों व पतंगों से आकर्षण सजाया गया। सुबह से ही भक्तगण दर्शन करने मंदिर पहुंचे और भगवान पशुपतिनाथ को भक्तों ने तिल से बनी प्रसादी का भोग लगाया है। वही दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की और मंदिर पुजारी राकेश भाटी ने बताया कि आज दोपहर 2:45 बजे सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। दान पुण्य के इस पर्व पर बड़ी संख्या में भक्तगण दान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की आवाजाही है और भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच बाबा पशुपतिनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। सूर्य उत्तरायण महा मकर संक्रांति का पर्व आज के दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन 2:45 के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जिसे मकर संक्रांति का महापर्व मनाया जाता है। आज के दिन भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में, क्योंकि दान पुण्य का विशेष पर्व कहा जाता है, तो इसलिए भक्तजन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही भगवान के दर्शन करने पधार रहे हैं। और आज मकर संक्रांति महापर्व पर भगवान पशुपतिनाथ का विशेष आकर्षक श्रृंगार किया गया। फूलों से भगवान को सजाया गया और साथ ही मकर संक्रांति के उत्सव पर पतंगबाजी वगैरह से भी भगवान पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया। यहाँ पर भक्तजन आते हैं, तेल का दान कर रहे हैं और तिल से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाकर भगवान के दर्शन पूजन लाभ ले रहे हैं। कैबिनेट मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने आज गृहनगर सुवासरा मिलहौड़ी पर परिवारजन एवं स्नेहीजन के साथ मनाया एवं इस पर्व पर देशवासियों प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं सौभाग्य की कामना की। मंत्री जी दूसरा मौका नहीं छोड़ेंगे। भाई आगे मत देखना रे तुम्हारा शादी किसके लगती जाए। सीतामऊ जनपद पंचायत क्षेत्र के सहायक सचिव संगठन द्वारा मंदसौर जिला कलेक्टर के नाम अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जनपद पंचायत के लेखपाल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा कि वर्तमान समय में एक अकुशल श्रमिक भी 10,000 रुपए से अधिक कमाता है, लेकिन पंचायत में काम करने वाले सहायक सचिवों को सरकार द्वारा मात्र 9,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। उन्हें जो मानदेय मिलता है वो बहुत कम है। ऐसे में महंगाई के इस दौर में घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। वही सहायक सचिव की नियुक्ति 2012 से अब तक नियमित सेवा देते हुए 10 वर्ष हो चुकी है, फिर भी हमें सचिवों के समान स्थायी सेवा में परिवर्तित नहीं किया गया है। इन्हीं मांगों को लेकर सीतामऊ जनपद पंचायत क्षेत्र के सभी सहायक सचिवों ने गुरुवार को जनपद पंचायत सीतामऊ के लेखपाल को ज्ञापन सौंपकर मानदेय 9,000 से बढ़ाकर पंचायत सचिवों के समान करने की मांग की गई है। मंदसौर से राजेश चौधरी की रिपोर्ट। मामला ये है कि हमें राज्य शासन द्वारा 2013 में सहायक सचिव अधिसूचित कर दिया। जो रोजगार सहायक के पद पे भर्ती हुई थी उनको सहायक सचिव पद पर घोषित कर दिया उनको। उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा 3 मार्च 2014 को जनपद पंचायत सीतामऊ के 98 रोजगार सहायकों को सहायक सचिव अधिसूचित कर दिया और घोषित कर दिया। अब उन्हीं का जो आदेश है, उसी आदेश के पालन में हमने वो दिया कि जो हमें सहायक सचिव घोषित किया था उसी
व्यवहार में, उसी आदेश के व्यवहार में उसी के जो कर्तव्य दायित्व बनते हैं सहायक सचिवों के, वो लागू किया जाए। 8 वर्ष होने के उपरांत भी हमें रोजगार सहायक ही माना जा रहा है, जबकि कलेक्टर साहब के जो आर्डर है उसमें स्पष्ट लिखा है कि सहायक सचिवों के लिए ये चीज़ लागू होगी और रोजगार सहायकों के लिए ये चीज़ लागू होगी। उसके बाद सहायक सचिव हमें घोषित करने के बाद विभिन्न योजनाओं का काम भी हमें दे दिया गया, लेकिन और वेतन हमें मिल रहा मानदेय केवल मनरेगा, आवास और स्वच्छ भारत मिशन से, वो भी 9,000 रुपये। आज इस महंगाई के समय 9,000 मानदेय में हमारे परिवार का, घर का, बच्चों का परिपालन होना मुश्किल हो गया है। अब 9,000 के मानदेय में हम घर का पालन नहीं कर सकते, घर परिवार के सदस्यों का पालन पोषण नहीं कर सकते। इस संबंध में हमने शासन से मांग, कलेक्टर साहब से मांग करी है कि साहब हमें सहायक सचिव अधिसूचित किया है तो उन सचिवों के समान हमारा भी वेतन लागू किया जाए। क्या आश्वासन मिला अधिकारियों से? उन्होंने कहा है, उन्होंने अच्छा दिया, रिस्पॉन्स दिया है कि ये आपकी जो मांगे हैं इसको मैं कलेक्टर साहब के साथ ने यहाँ से अभ्यावेदन बना के प्रस्तुत करूँगा और आपकी मांगों का निराकरण किया जाएगा। पिपलिया मंडी शुक्रवार को नगर में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं आसमानों में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई दिखाई दी और बच्चों द्वारा मकर संक्रांति के पावन पर्व त्योहार बड़ी ही उत्साह के साथ मनाते हुए दिखे। एक और आसमानों में रंग बिरंगे पतंगे उड़ती दिखाई दी तो वहीं दूसरी ओर बच्चों द्वारा गुल्ली डंडे भी खेले गए हैं। नीचे रख के फिर खेलना रहेगा। नीचे रख रुख करते हैं नीमच की खबरों की ओर। रविवार को नीमच में मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ट्रामा सेंटर में मौजूद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में चिकित्सकों से जानकारी ली है। सकलेचा ने वहां उपचाररत मरीजों को और उनके परिजनों से व्यवस्थाओं के बारे में राय जानी। सकलेचा ने कहा कि नीमच जिला चिकित्सालय में सभी तरह की पर्याप्त सुविधा है, ऐसे में मरीजों को उदयपुर रेफर करने की आवश्यकता नहीं है। निरीक्षण के दौरान नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, सिविल सर्जन AK मिश्रा मौजूद रहे। शुक्रवार को नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय स्थित NIC भवन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की संभावित खतरे के मद्देनजर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की है। इसमें मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीमच के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से चर्चा की है। कोरोना को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी हासिल की और बैठक में मध्य प्रदेश सरकार से सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, SP सूरज कुमार वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संगीता भारती सहित जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यगण मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहले नीमच के सभी जनप्रतिनिधि, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता, प्रशासकीय सभी अधिकारी और पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि तीसरी लहर में नीमच काफ़ी बचा हुआ है। ये हमारी जागरूकता का परिणाम है, वरना अभी तक हम भी उस स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पिछली बार हमने क्राइसिस देखा है। अभी आज की तारीख में औसत में जितने पेशेंट आ रहे हैं उसमें से केवल 3 से 4% के बीच में लोगों को अस्पताल की ज़रूरत है। इसलिए हमें अस्पताल के बजाय अंदर होम आइसोलेशन की व्यवस्था पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, 12वीं तक के स्कूल चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट 31 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। शादी के कार्यक्रम में या कोई भी धार्मिक आयोजन किसी भी हालत में 250 से ज़्यादा की संख्या में ना हो,
अंतिम संस्कार में 50 की 100 की संख्या परमिट करी है और कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम, सभा, इन सब पे बैन लगाया है। सर रोको टोको अभियान को लेकर के रोको टोको तो चल ही रहा है, वो तो है, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने के हुए वैक्सीनेशन में बच्चों की ड्राइव में जो छूट गए हैं उनको भी एक एक घर में सर्वे करके फोकस करने का तय किया है। आज उस पंचायत स्तर की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को भी सीएम ने आग्रह किया है कि वो भी सक्रियता से काम करें। नीमच जिला चिकित्सालय में शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा ने जिला चिकित्सालय में पहली बार स्थापित की जा रही सीटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। इस दौरान वहां बच्चों के लिए बनाए गए आईसीयू भवन का भी मंत्री ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर मयंक अग्रवाल, एसपी सूरज कुमार वर्मा, सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संगीता भारती, नीमच नगर पालिका अध्यक्ष राकेश जैन सहित जिला चिकित्सालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। शुभकामनाएं इस पुण्य और पवित्र दिन, जहां हर व्यक्ति अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जनहित के लिए देने की कोशिश करता है, उस दिन सरकार का ये प्रयास कि नीमच के नागरिकों को एक और नई सुविधा देना, उस सुविधा में भी बीपीएल और आयुष्मान कार्डधारी का पूरा पैसा मध्य प्रदेश की सरकार देगी और बाकी जो यहाँ नॉर्मल पेशेंट होंगे उनका भी रेट 653 रुपया तय किया है, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप कार्यक्रम है सरकार का और कंपनी का, जिसमें सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार की बिजली, सरकार का स्थान हम दे रहे हैं और वो जो कंपनी वो अपना इक्विपमेंट लगाकर उसे के माध्यम से सुविधा दे रही है। तो ये एक अच्छा प्रयास शुरू हुआ और हम धीरे धीरे जो स्थिति 2003 की थी उससे लेके आज पूरा स्वरूप हमारे स्थानीय विधायक जी के नेतृत्व में बहुत परिवर्तन हुआ है। उसके लिए मैं स्थानीय विधायक माननीय दिलीप सिंह परिहार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और हम सब मिलकर आने वाले समय और भी जो सुविधा है वो सब देंगे। एक विषय आज और उठा था, छोटे बच्चों के जितना आईसीयू शुरू हुआ है, तो मैंने एक सवाल पूछा था कि डिलीवरी के लिए बहुत सारे डेली 2-4 पेशेंट उदयपुर और दूसरी जगह रेफ़र होते हैं, इतनी सुविधा देने के बाद क्यों रेफ़र हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? अगर कुछ भी इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छी व्यवस्था है, तो बाहर एक भी केस क्यों रेफ़र होना चाहिए? तो अभी हम कलेक्टर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी और हम अभी माननीय विधायक जी के साथ डाक बंगले बैठकर उसका एक स्वरूप तय कर रहे हैं, ताकि ये कम से कम, मैं तो ये चाहता हूँ एक भी पेशेंट रेफ़र नहीं होना चाहिए डिलीवरी के लिए। जिस चीज़ के लिए सब सुविधा यहाँ उपलब्ध है वो क्यों रेफ़र हो? तो आज उस पर अभी हम गहन चर्चा करके वो भी कोशिश करेंगे कि हम रेफरल केस मिनिमाइज़ करें, क्योंकि माननीय शिवराज जी से कई बार पहले भी जब अलग अलग समय पे कार्यक्रमों में बात हुई थी, क्योंकि यहाँ के पेशेंट सब उदयपुर जाते हैं और मध्य प्रदेश में का आयुष्मान या भारत सरकार का आयुष्मान कार्ड वहाँ ना चलने के कारण उन गरीब और छोटे लोगों को कई गुना ज़्यादा तकलीफ होती है। उसकी पीड़ा कम करना ही आज के इस पवित्र दिन का अवसर होना चाहिए। धन्यवाद। मनासा तहसील क्षेत्र के ग्राम राजपुरा में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर समस्त ग्राम वासियों की ओर से क्षेत्र की खुशहाली व कोरोना जैसे महामारी प्रकोप से निजात दिलाने हेतु गांव के युवा मित्र मंडल द्वारा भव्य प्रथम पैदल चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव की महिलाओं व युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा डीजे व फूल वर्षा के साथ करीब 151 फीट चूनर लंबी यात्रा निकाली, जो करीब 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय कर चचोर के समीप प्रसिद्ध माताजी का धार्मिक स्थल सांगाखेड़ा माताजी मंदिर पहुंची। यात्रा के जगह जगह भक्तजनों ने फूलों से स्वागत किया और सांगाखेड़ा माताजी पहुंची यात्रा में सभी भक्तगणों ने दर्शन कर चूनर चढ़ाई
व महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। आयोजन का समापन किया, साथ ही क्षेत्र की खुशहाली व कामना हेतु मन्नत मांगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए SBCN टाइम्स।